जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग लगभग 10 सवाल देखेंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से ज़्यादा मत परेशान होइएगा। एक्सप्लेनेशन इस तरीके से रहेगा कि और भी सवाल अगर इनमें से बनेंगे तो वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आने वाले टाइम में कुछ दिनों में हम लोग एक से अधिक लेक्चर भी देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। लगभग सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन हमें देखने को मिलता है। यानी किस देश में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक जल संदूषण है, तो वहां पर आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है पीने के पानी में। तो ये देश कौन सा है आपको बताना है। तो ये जो देश है वो है आपका बी, बांग्लादेश। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश क्यों है, तो देखिए मान लीजिए ये अपने भारत देश का रफ मैप है। तो क्या होता है कि जैसे गंगा आ रही हैं, ब्रह्मपुत्र इधर से आ रहे हैं, तो इनका जो साथ में डेल्टा है, जो सेडिमेंट है, जो अपने साथ ये मिट्टी लेकर आते हैं, उसमें आर्सेनिक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। और वो सारा का सारा आप देखते हैं अपने बंगाल के नीचे, वहाँ पर ये डिपॉजिट कर देते हैं, वहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं सारी नदियाँ। और बांग्लादेश के नीचे भी आपको देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है। अब अगर मान लीजिए इससे मिलता जुलता सवाल ये पूछ दिया गया कि अपने भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक आर्सेनिक के मात्रा से वहाँ पे पानी जो है वो जूझ रहा है, या फिर आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है पानी में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश के बगल में है अपना बंगाल। तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर कोई सवाल आता है तो आप थोड़ा सा इसको जोड़कर समझ सकते हैं। अब आर्सेनिक देखिए बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, अत्यंत अत्यधिक विषैला होता है आर्सेनिक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी है कि आर्सेनिक अगर बहुत लंबे समय तक आपके पीने के पानी में पाया जाता है तो कार्किनोजन होता है, मतलब ये कैंसर इससे हो सकता है, कैंसर कर देता है, या फिर स्किन जो है वो जो त्वचा है उस पर घाव देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल जो है अपने देश का, वो सबसे अधिक आर्सेनिक पॉइजनिंग से अफेक्टेड है। यानी पश्चिम बंगाल भारत का आर्सेनिक विषाक्तता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो ये जो प्राकृतिक गैस होता है, इसमें इसका जो मुख्य घटक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कंपोनेंट है, वो कौन सा है। ये कई बार सवाल आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मीथेन। देखिए इस तरह का सवाल देने का एक ये भी मकसद है कि आपको ये पता चले कि पीसीएस में नॉर्मल, एवरेज, इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ क्वेश्चंस करने से ही आपका सिलेक्शन होता है। इस तरह के जो सवाल हैं ये बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम में कभी कभी ब्यूटेन, मीथेन, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम देखेंगे इससे मिलते जुलते और भी चीज़ों को। देखिए, एक तो आपने प्राकृतिक गैस देख लिया, नेचुरल गैस देख लिया कि उसका जो मुख्य घटक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो आपका मीथेन है। ठीक उसी तरीके से एलपीजी हम यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जो हमारे एलपीजी सिलेंडर घरों में आता है। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि उसके कौन कौन से मुख्य घटक हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलता है, एक तो प्रोपेन और दूसरा ब्यूटेन। तो याद रखिएगा, जब एलपीजी गैस की बात आएगी, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस है उसकी बात आएगी, तब प्रोपेन और ब्यूटेन ये मुख्य घटक होंगे, मेन कंपोनेंट होंगे। और जब बात आएगी आपके प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की, तो उसका जो मुख्य घटक या मेन कंपोनेंट होगा वो मीथेन होगा। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो, नेचुरल गैस हो, या फिर आपका एलपीजी गैस हो, दोनों ही केस में इनका अपना कोई कलर नहीं होता है और अपना कोई स्मेल नहीं होता है, इनका कोई गंध नहीं होता है, दोनों ही गैस का। अब आप सोचेंगे कि जब भी एलपीजी लीक होती है तो घर में तो हमें पता चल जाता है कि एलपीजी लीक हो रही है, तो गंध नहीं है तो हमें कैसे पता चल रहा है। तो उसका कारण ये है कि उसमें एक कंपोनेंट यूज़ होता है, कंपाउंड यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं इथाइल मर्सेप्टन। क्या बोलते हैं, इथाइल मर्सेप्टन। ये भी सवाल अलग से पूछा जाता है साइंस में। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये साइंस और इन्वायरमेंट कहीं भी पूछा जा सकता है। तो ये जो इथाइल मर्सेप्टन है, इथाइल मरकैप्टन, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, इथाइल मरकैप्टन को यही उसमें डाला जाता है एलपीजी में। और ये जो है एक तरह का, ये लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड ही हो या गैस हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ये साथ में
लीक करता है एलपीजी के, और वो स्मेल से आप ये पता कर लेते हैं कि एलपीजी जो है वो लीक हो रही है। वरना सिर्फ एलपीजी अगर सिलेंडर में भर के दिया जाएगा तो लीक होने के बाद भी हमें पता नहीं चल पाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य परिस्थिति है वायुमंडल में, तो कौन सा गैस इनमें से दिए गए में से उसे पॉल्यूट करता है, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए है ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, और हम जब अभी एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो हम चले जाएंगे साइंस की तरफ। कैसे? अब आइए देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही घातक गैस है। एक तो इसका कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए जानलेवा कैसे हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे, जैसे ये मान लीजिए कि ऐसे फेफड़ा है, हम सांस लेते हैं, तो सांस जब लेते हैं तो उसमें क्या है कि हवा जो हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में गई तो उसमें ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन जो है वो खून के रास्ते, खून की नलियों से होते हुए, ब्लड कैपिलरी से होते हुए हमारे अंगों तक आना चाहिए, हार्ट तक आना चाहिए, बाकी शरीर के अंग तक आना चाहिए, जिससे कि हमारे जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, जो कोशिकाएं हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचे, तभी जो हम खाना खा रहे हैं वो उसको तोड़ पाएगा उस रूप में जो हमारे शरीर में एब्जॉर्व हो पाएगा, जो हमारा शरीर उसे ग्रहण कर पाएगा। अब देखिए होता क्या है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पहले आ गया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी साथ साथ आ गया, तो हीमोग्लोबिन की जगह, ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ही आपस में जुड़ जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन के सामने अगर दो ऑप्शन है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को पहले पसंद करेगा और ऑक्सीजन को रिजेक्ट कर देगा। वो इसलिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की जो इसकी क्षमता है वो 200 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में। तो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा खून में, और वो एक कंपाउंड बनाएगा माफ करिएगा, कंपाउंड बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो कभी कभी ऑप्शन में आप देखेंगे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन नाम का भी एक शब्द आपको देखने को मिलता है। अब ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन लेके सारे कोशिकाओं के पास जा रहा था, अब वो ऑक्सीजन उन कोशिकाओं को नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगा? क्योंकि जो खाना हम खाए हैं वो उसी ऑक्सीजन की मदद से ही तो कोशिकाएं उन खाने को तोड़ के हमें शरीर को एनर्जी देती है कि हम अपनी बाकी प्रक्रियाओं को जारी रखें। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोशिकाएं और ऊतक जो टिश्यूज हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, और फाइनली इंसान की भी मौत हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको अच्छे से देखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए हेमोग्लोबिन के बारे में और भी हम देख लेते हैं, साइंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। हेमोग्लोबिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। सबसे पहला चीज़ जो दिमाग में आपको ये याद रखना है वो ये बात कि हेमोग्लोबिन प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है, और ये ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से होते हुए बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, यानी हमारे फेफड़ों से शरीर के ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखना है, ये न सिर्फ हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है, बल्कि फिर हमारा जो खून है, हमारा ये जो हीमोग्लोबिन है, ये वापस से फेफड़े के पास में उसी खून के रास्ते, उसी खून की नलियों के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। तो अगर सिर्फ स्टेटमेंट में कभी आपको ये देखने को मिले कि हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी कर सकता है, साथ में लेके चल सकता है, तो ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस लाता है फेफड़े तक, और ऑक्सीजन को फेफड़े से बाकी कोशिकाओं और ऊतकों तक यानी कि टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। अब हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन अपने पास रखा हुआ है, तो इसी की वजह से वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, और खून को लाल रंग देता है। तो अपना जो रेड ब्लड सेल है, लाल रंग की जो कोशिकाएं, वो लाल इसीलिए है क्योंकि लोहा जहाँ होता है वहाँ लाल रंग, आपको देखिए मिट्टी में भी जहाँ लोहा देखने को मिलेगा वो लाल होता है। तो जब लोहा, आयरन, लौह जो है वो जब जुड़ जाता है हेमोग्लोबिन के साथ में, और उसी की वजह से वो ऑक्सीजन को भी लेके चलता है, इसी वजह से हेमोग्लोबिन लाल रंग देता है खून को, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब देखिए हीमोग्लोबिन का लेवल अगर मेज़र करना होगा, अगर आपको नापना होगा कि हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है आपके शरीर में, तो ग्राम पर डेसीलीटर ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी के मुताबिक हम लोग उसे मापते हैं। बहुत बार आप देखेंगे खास तौर पे महिलाओं के केस में, उनमें आयरन की कमी हो जाती है, तो उनको ना सांस लेने में दिक्कत होता है।
और वो उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा उनके शरीर में कम हो जाती है, क्योंकि आयरन का जो स्तर है वो उनके शरीर में कम हो जाता है। तो कभी भी किसी को भी, खास तौर पे महिलाओं को, अगर सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, सांस नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, कई दिन हो चुके हैं, तो तुरंत अपना आयरन लेवल चेक कराना चाहिए। उससे ये पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है शरीर में, क्योंकि हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी तो देखिए ऑक्सीजन जो आपके फेफड़े से होते हुए बाकी शरीर में जा रहा है, वो कौन लेके जा रहा है? खून में हीमोग्लोबिन ही तो लेके जा रहा है ना। तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर लोग, मतलब पोस्ट ऑफिस से जो डाकिया लोग हैं, अगर वही कम हो गए तो चिट्ठी आपकी पोस्ट ऑफिस में पड़ी हुई है, वो लोगों तक कौन पहुंचाएगा? तो यही काम हीमोग्लोबिन का है, ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में। इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा एयर पॉल्यूटेंट है जो सबसे खतरनाक है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे खतरनाक है? अब ये देखिए RO 2014 का सवाल है। अब आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को ठीक से समझा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें देखिए यही बात लिखा हुआ है कि खतरनाक इसलिए भी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पहली बात तो कोई कलर नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है भी अगर आपके अगल बगल मौजूद तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसका नतीजा क्या होगा? जितना शरीर में ये जाता जाएगा, उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ इसका जुड़ाव होगा, उतना ये ऑक्सीजन को दरकिनार कर देगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन 200 गुना ज़्यादा पसंद करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो हमने देखा है कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। आगे देखते हैं। देखिए जो मेन पॉल्यूटेंट है स्मोक में, जो सिगरेट से धुआं आता है, उसका जो मुख्य प्रदूषक है, मेन पॉल्यूटेंट है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये दोनों मिलकर उसमें सबसे अधिक सिगरेट के धुएं में प्रदूषक होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। अब करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, उसमें भारत की क्या रैंक है 133 ग्लोबल इकोनॉमीज में से। यानी हाल ही में लॉन्च हुए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इमेज में भी बना हुआ है, भारत का जो स्थान है वो है 39। और पिछले साल इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए भारत का जो 2015 में रैंक था वो 81वां था, और 2024 में 9 साल 10 साल के बाद हम एक दशक में 39वें स्थान पर आए हैं। लगभग दोगुनी से भी अच्छी हमने रैंक इंप्रूव की है। और अगर आप देखेंगे 38 लोअर मिडल इनकम वाली जो इकोनॉमीज या अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें भारत का पहला स्थान है। अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से वो देश, पहले ये देख लेते हैं कि पिछले साल भारत की क्या रैंक थी। तो पिछले साल भारत की रैंक थी 40, तो एक रैंक का हमने इंप्रूवमेंट किया और अब हम हो गए 39। इसको कौन पब्लिश करता है, यानी कि यह सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि जिनेवा में स्थित है। टॉप 5 देशों को अगर हम देखें कि कौन से वो 5 देश हैं जो इन 133 देशों में अर्थव्यवस्थाओं में पहले 5 पर स्थित हैं, तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, फिर स्वीडन है, फिर यूएस है, फिर सिंगापुर है, फिर यूके है। अब देखिए ये सितंबर के आसपास का न्यूज़ है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि टॉप 3 कौन सा है। इतना भी आप याद रख लेंगे तो मेरे ख्याल से काम बन जाना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, उसके बाद स्वीडन है, और तीसरे नंबर पर यूएस है। भारत की जहाँ तक बात है तो निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में, यानी कि लोअर मिडल इनकम वाली जो इकोनॉमीज हैं, उसमें भारत का पहला स्थान है, और चौथा स्थान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। शंख एयर जो पहला शेड्यूल्ड एयरलाइन है, वो कौन से राज्य का बनने जा रहा है, जिसे 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा, जैसे ही सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है। यानी शंख एयर नाम है, किस राज्य की पहली अनुसूचित एयरलाइन है, यानी पहली एयरलाइन है, कौन से राज्य की ये पहली एयरलाइन है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद 2024 के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी की गई है। और आप ये देख रहे हैं, ये प्लेन है, शंख एयर लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये अपने ही उत्तर प्रदेश का ये पहला एयरलाइंस होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में प्लान किया गया है कि इसको लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में चलाया जाएगा, और फिर समय के साथ साथ इसे बढ़ाया जाएगा बाकी एयरपोर्ट पे भी। चेयरमैन जो है वो श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, नाटो एक नया लैंड कमांड बनाने वाला है कौन से देश में अगले साल, जो कि बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के पास में है।
तो नाटो अगले वर्ष रूसी सीमा के पास किस देश में नई भूमि कमान स्थापित करेगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और लातविया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये दिखने वाली बात है, तो ये हो जाएगा सी, फिनलैंड। क्यों? क्योंकि हम मैप से समझेंगे इसको। देखिए, ये देखिए, ये है नीले रंग में रशिया यहाँ पर, ठीक है। फिनलैंड डायरेक्ट बॉर्डर बना रहा है रशिया के साथ में, और फिनलैंड भी शामिल हो चुका है नाटो में, तो यहीं पर नाटो अपना लैंड कमांड बनाएगा बिल्कुल रशिया बॉर्डर के पास। स्वीडन किसी भी तरह का बॉर्डर नहीं बना रहा है रशिया के साथ में, नॉर्वे बना रहा है। तो एक अगर मैप आधारित सवाल आपसे यही पूछा जाए, ये तीनों देश देके कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में से कौन कौन से देश हैं जो कि रशिया के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो आपको ध्यान देना है नॉर्वे और फिनलैंड बना रहे हैं, स्वीडन नहीं बना रहा है। अब गल्फ ऑफ बोथनिया देखिए, गल्फ ऑफ बोथनिया 2 देशों के बीच स्थित है। जो गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी है, वो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 3 देश आप देख रहे हैं, इनको बाल्टिक देश कहते हैं, इस्टोनिया, लातविया और ल्यूथेनिया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कौन से शहर में शुरू किया गया है? यानी हाल ही में भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क किस शहर में खोला गया है? इंदौर, नागपुर, जोधपुर या ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नागपुर, ठीक है। तो नागपुर में ये पार्क जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है, नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे पे। और लगभग 8.5 हेक्टेयर के आसपास, जो 8.23 हेक्टेयर के आसपास का इसका एरिया है, और 2.5 हेक्टेयर जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी के लिए समर्पित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर नेशनल हाईवे की बात की गई है, तो थोड़ा सा आप लोगों को इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे बता देते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग एक लगभग अपने भारत देश का एक मैप बना लेते हैं रफली, ठीक है। जैसे मान लीजिए लगभग अपने भारत का रफ मैप है। अब देखिए, यहाँ पर है ये श्रीनगर, ऊपर में थोड़ा सा, श्रीनगर से बिल्कुल आप नीचे आएंगे कन्याकुमारी तक, ये है NH-44। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा हाईवे यही है। अच्छा, हाईवे को बताने के पहले नंबरिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तर से दक्षिण के लगभग लगभग जितने भी हाईवे हैं उनको इवन नंबर दिया गया है। तो मतलब आपको उत्तर से दक्षिण में जो सीधे सीधे आते हुए जो हाईवे देखने को मिलेंगे, उनका नंबर आपको देखने को मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या। और जो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, वो आपको देखने को मिलेगा जब हम पूरा पश्चिम से हाईवे की तरफ जाएंगे, लगभग लगभग, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आप आ रहे हैं, NH-44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये जोड़ता है, और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। दूसरा, पोरबंदर आइए आप गुजरात में, और पोरबंदर से आप सिलचर जाइए आसाम के, तो ये कौन सा हाईवे है? ये है NH-27। याद रखना है कहाँ से कहाँ ये चल रहा है, पोरबंदर से सिलचर, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा पश्चिम है, तो इसका नंबर देखिए ऑड है, ये विषम संख्या है, 27। अब उसके बाद एक अपना है, दिल्ली से आगरा होते हुए कलकत्ता आइए, जिसमें अपना वाराणसी वगैरह, इलाहाबाद, प्रयागराज के बगल से होते हुए आता है, कानपुर से भी कटता है रास्ता। तो जैसे आप मान लीजिए बिहार से होते हुए, कलकत्ता से होते हुए आ रहे हैं, तो वाराणसी, प्रयागराज के बाहर बाहर से होते हुए ये कानपुर, फिर उसके बाद आगरा, आगरा से होते हुए ये आपका जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली से ये कलकत्ता का जो हाईवे है, इसका नंबर है NH-19, ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद आप कलकत्ता से जब आप चेन्नई आएंगे, तो ये जो हाईवे है ये है NH-16, क्योंकि देखिए थोड़ा सा उत्तर दक्षिण पड़ रहा है, ऊपर नीचे, तो ये हो गया इवन नंबर। ये देखिए, कलकत्ता से, ये जो दिल्ली से कलकत्ता वाला नेशनल हाईवे, ये NH-19 है, क्योंकि ये थोड़ा सा पूरब पश्चिम पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक हाईवे है जो आपका दिल्ली से होता हुआ आता है मुंबई, और मुंबई से होता हुआ फिर जाके मिल जाता है चेन्नई में। तो ये दोनों का ही जो नंबर है वो सेम है, वो है NH-48, ठीक है। तो NH-48 कहाँ से कहाँ है? दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, ये दोनों क्या है? नेशनल हाईवे 48। और जब आप मुंबई से किनारे किनारे दक्षिण पश्चिमी तट से होते हुए कन्याकुमारी पहुँचेंगे, तो ये आपका जो नेशनल हाईवे नंबर है वो है NH-66। तो जल्दी जल्दी फिर से हम देख लेते हैं, और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, क्या नंबर है? NH-44। उसके बाद NH-27 कहाँ से कहाँ जाता है? गुजरात के पोरबंदर से आसाम के सिलचर को ज्वाइन करता है। उसके बाद NH-48 कहाँ से कहाँ है? दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई। क्या दोनों का ही नंबर NH-48 है? हाँ, दोनों का नंबर NH-48 है। उसके बाद जब कलकत्ता से हम आगे बढ़ते हैं चेन्नई की तरफ, तो क्या नंबर है इसका? इसका है NH-16।
जब हम मुंबई से कन्याकुमारी की तरफ बढ़ते हैं तो इसका क्या नंबर है, NH 66। तो लगभग ये सारा कवर हो गया। और दिल्ली से कलकत्ता आ रहे हैं तो NH 19, तो NH 19, NH 44, NH 66, NH 16, NH 48 और NH 27। ये हो गया पूरा नेशनल हाईवे। चलिए आगे देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन भी है, कभी कभी इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, थीम पूछ लेते हैं वो। तो हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हर साल दुनिया भर में किस तारीख को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 27 सितंबर को मनाया जाता है। आपको याद रहे इसीलिए यहाँ पे डायग्राम भी दे दिया गया है। थीम हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसका थीम था टूरिज्म एंड पीस, यानी पर्यटन और शांति। तो ये हमने लगभग 10 क्वेश्चन में काफ़ी कुछ देख लिया। इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। आने वाले टाइम में हम लोग एक से अधिक वीडियो आराम से देखेंगे। तो बस अपनी रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।